स्टूडेंट्स, आज हम भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में ऑलमोस्ट आपने सारे पार्ट अब तक आपने पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छी तरह से। आज हम लोग भूगोल में मानचित्र वाचन देखेंगे। मानचित्र वाचन ये आप प्रश्न पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 4 ब, इसके लिए कुल अंक है 4 अंक हैं। आपको प्रश्न पत्रिका में 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 4 प्रश्न आपको हल करने होंगे और प्रत्येक के लिए 1 अंक है। मानचित्र वाचन बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर आप मानचित्र में देखकर उस प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसी के लिए आपको क्या करना है, मानचित्र को बहुत ही ध्यान से देखना है, उनका निरीक्षण करना है, इसके बाद उनमें से प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आप 4 प्रश्न के अलावा आप 5 प्रश्न अटेंड कीजिए और 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो आपके लिए अच्छा होगा। मानचित्र वाचन में आपको प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जैसे ये मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, आपको एक मानचित्र दिया जाएगा प्रश्न पत्रिका में और उस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। तो ऐसे मानचित्र में देखकर पहले प्रश्नों को पढ़ना है, फिर मानचित्र का अच्छी तरह से निरीक्षण करना है और इसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे अभी आप मानचित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है। यहाँ पर लिखा भी गया है भारत का राजनीतिक मानचित्र है। और राजनीतिक मानचित्रों में क्या दिखाया जाता है, राज्यों को, देश के राज्यों को दर्शाया जाता है। उसके बगल में जो भी देश है उसके पड़ोसी देशों को दर्शाया जाता है। इस तरह से हम भारत के राजनीतिक मानचित्र दे सकते हैं। प्रश्न अब देखिए, सूची, हमें सूची देखना बहुत आवश्यक है। सूची से हमें पता चलता है, जैसे कि यहाँ पर लाल आप देख रहे हैं लाइन खींची गई है, जो लाल लाइनें हैं वो क्या दर्शाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा दर्शाती है। देख रहे हैं आप, ये लाल लाइन जो दिखाई दे रही है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा दर्शाती है। दूसरी सूची में दी गई है नीली रेखा, जो दी गई है, नीली जो रेखाएं डैश डैश के रूप में दी गई है वो आपके राज्य को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाती है। ये राज्य है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सब राज्य हैं। और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे एक बड़ा सा गोल है, उसमें बिंदी है, ये देश की राजधानी दर्शाती है। जैसे भारत देश की राजधानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, नई दिल्ली है भारत देश की राजधानी, नई दिल्ली, इस तरह से इसे दर्शाया गया है। और मानचित्र में एक और बात हमें ध्यान रखना होता है, दिशा। दिशा आपको अगर नहीं दी गई है तो आप देखिए, ऊपर वाली दिशा, सबसे ऊपर वाली दिशा उत्तर होती है, उसके बिल्कुल नीचे दक्षिण दिशा, और यहाँ पर आप देखोगे पूर्व और यहाँ पर पश्चिम दिशा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ऊपर वाली जो है मानचित्र में ऊपर की जो दिशा है वो उत्तर दिशा है, इसके विपरीत नीचे नीचे की तरफ दक्षिण दिशा है, इस तरफ आप देखेंगे तो पूर्व दिशा है और इस तरफ पश्चिम दिशा। तो प्रश्न पूछे जाते हैं तब ध्यान से देखना है। दिशा अगर पूछा गया है तो हमें दिशा बिल्कुल ध्यान देना होता है। मानचित्र में दिशा देखकर ही हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन सा है। जैसे अभी देखेंगे हमारे मानचित्र में आपको उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का आपको पड़ोसी देश पूछा है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये जो हरी लाइनें हैं, जो नीली कलर की हरी लाइनें जो आपको दिखाई दे रही है, इस तरफ तो राज्य को संबोधित किया गया है। देखिए आप, राज्य को संबोधित किया गया है, तो राज्य नहीं बताना है हमें, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश। अब उत्तर प्रदेश तो हमारे ही देश में है, ये एक राज्य है, तो उसका पड़ोसी देश, तो उसके पड़ोसी देश आप देखेंगे ये सीमा रेखा के बाहर होगा। तो पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल। आप देखोगे उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश नेपाल है। आप जैसे प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे वाक्यों में देना है। एक शब्द लिख दिया सिर्फ नेपाल तो आपको अंक पूरे नहीं मिलेंगे, अंक कट भी सकते हैं, तो इसीलिए ध्यान देना है, आप पूरे वाक्यों में ही उत्तर लिखें। जैसे और प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान का पड़ोसी देश कौन सा है। देखो ये राजस्थान है, राजस्थान का पड़ोसी देश आपको ये नजर आएगा। इस तरफ मैंने आपको बताया कि इस तरफ तो राज्य हैं, हमारे ही देश के राज्य, तो देश की बात हो रही है।
तो राज्य नहीं, देश की बात हो रही है, तो हम सीमा रेखा के बाहर जाएंगे। सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, ये लाल रेखा है, और इसके बाद आप बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कौन सा देश है, पाकिस्तान देश है। तो राजस्थान का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। हम पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे। महाराष्ट्र के, तीसरा प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र के पश्चिम में कौन सा समुद्र है। अब देखिए, महाराष्ट्र ये है हमारा राज्य, महाराष्ट्र राज्य, इसके पश्चिम में, अब दिशा में आपको बता चुकी हूँ, ये ऊपर वाली दिशा उत्तर है, इसके बिल्कुल नीचे दिशा जो है दक्षिण है। आप इस तरफ आएंगे तो ये पश्चिम दिशा है, और इस तरफ जाएंगे तो हाँ पूर्व दिशा है। तो महाराष्ट्र के पश्चिम में कौन सा समुद्र है, तो देखेंगे तो यहाँ पर आपका नाम लिखा भी गया है, स्पेलिंग मिस्टेक होने के भी चांसेस नहीं है। महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम में हम देख सकते हैं अरब सागर, ये नीले रंग में दिखाई दे रहा है, ये समुद्र है। तो पूरे वाक्यों में उत्तर लिखना है। पांचवा प्रश्न देखिए आप, भारत की भू सीमा से लगे कौन से देश है। भारत है ये, इसकी भू सीमा, अब देखिए यहाँ पर जो सीमा रेखा है ये तो समुद्र की सीमा रेखा है, तो हम भूमि की सीमा रेखा पर जाएंगे तो ये यहाँ से आपको यहाँ तक नजर आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भू सीमा रेखा है, भू सीमा रेखा आपको दिखाई दी। अब वो भू सीमा रेखा पर आपको क्या करना है, इनके देश के नाम बताने हैं, उससे लगे देश कौन कौन से हैं। आप देखेंगे तो पहला है पाकिस्तान, भू सीमा रेखा से लगे हुए देश पाकिस्तान। दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, और पांचवा है भूटान। इस तरह से भू सीमा से लगे हुए, जो भूमि से लगे हुए जो देश हैं, उन देशों के आपको नाम लिखना है। तो पूरे वाक्यों में, पहला भारत की भू सीमा से लगे देश, पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, और फिर भूटान। इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जिनके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत के उत्तर में उत्तर दिशा में भारतीय भूमि सीमा से लगे कौन से देश हैं, तो हम बता सकते हैं उत्तर में लगे हुए, देखिए अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, ये उत्तर सीमा से लगे हुए देश हैं। पश्चिम में कौन सा देश है, भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश कौन सा है, तो केवल पाकिस्तान है। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आप देखोगे तो केवल हिंद महासागर है, कोई देश नहीं है, हिंद महासागर है। यहाँ पर एक देश है श्रीलंका, यहाँ पर देखेंगे तो हम एक देश मिल रहा है श्रीलंका, और इंडोनेशिया यहाँ पर साइड में आपको दिखाई देगा, और हिंद महासागर भी है, बिल्कुल लगा हुआ नहीं है लेकिन दक्षिण में है, लगाव देश नहीं है। और पूर्व में अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, ये दोनों देश पड़ोसी देश हैं। मतलब आप अगर दिशाओं से ध्यान रखकर आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो दिशा बिल्कुल ध्यान रखनी है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। इसी तरह ये भारत का हो गया। दूसरा है ब्राजील का मानचित्र, आप देखोगे ये ब्राजील के मानचित्र है। ब्राजील देश की राजधानी को भी इसी तरह से जैसे भारत में दर्शाया गया था, एक बड़े से गोल में और डॉट में दिखाया गया देश की राजधानी ब्राजील की। अगर प्रश्न पूछा गया ब्राजील देश की राजधानी क्या है, आप देखकर बिल्कुल उत्तर लिख सकते हो, ब्राजीलिया। ब्राजील देश की राजधानी ब्राजीलिया है। और राज्य की सीमा भी इसमें इसी तरह से दिखाई गई, अंदर जो राज्य हैं, ब्राजील के अंदर के राज्यों के नाम पूछा गया, तो आप अंदर के राज्यों के नाम आप बता सकते हो, साओ पाउलो, पराना, रियो ग्रांडे डो सुले, मोटो डो खुल, ये सब आप एमेजोनास, ये इस तरफ इन रोंडोनिया, तो इस तरह से आप उन राज्यों के नाम बता सकते हैं, क्योंकि राज्य अंदर होते हैं, अंदर ये लाल रेखा के डॉट डॉट रेखा में आप दिखाएंगे, दिखाया गया है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को काले डॉट में दिखाया गया, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये जो दिखाई दे रहा है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा इस तरह से, इसके बाहर ब्राजील देश के पड़ोसी देश हैं, आप देखेंगे ये पड़ोसी देश हैं।
ये राज्य नहीं है, ब्राजील के अंतर्गत नहीं है, ब्राजील के बाहर है। तो प्रश्न आपको कैसे पूछे जा सकते हैं इसमें, ब्राजील देश के उत्तर में कौन सा देश है, ब्राजील देश के उत्तर में पड़ोसी देश कौन कौन से है। अब उत्तर दिशा, अभी मैंने आपको बताया उत्तर दिशा हम कैसे बताते हैं, बिल्कुल ऊपर की जो दिशा होती है उत्तर होती है, उसके नीचे जो होती है दक्षिण, और यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। तो ऊपर दिशा जो है, ऊपर की जो दिशा दिखाई दे रही है वो उत्तर है, उसके बिल्कुल नीचे दक्षिण, ये भाग पूरब है और ये भाग पश्चिम है। और इसमें जैसे पूछा गया ब्राजील देश के पड़ोसी, उत्तर के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं उत्तर में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। एक तो फ्रेंच गियाना, उत्तर साइड यही है, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुलिया और कोलंबिया। ये क्या है, ब्राजील के उत्तर में आपको ये उत्तर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये देश, तो इनके नाम आपको लिख देने हैं। जैसे अगर पूछा गया ब्राजील देश के पश्चिम में कौन से उसके पड़ोसी देश हैं या कौन सा देश है, तो इस तरह से आप दिखा सकते हो। पश्चिम दिशा हमारी इस तरफ है, ये पश्चिम दिशा है, और इस तरह से हम आसानी से दिखा सकते हैं। इधर आप पेरू देखकर आप स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करेंगे, बोलिविया जो दिखाया है, और नीचे ये पश्चिम में एक और है पेराग्वे, इस तरह हम दर्शा सकते हैं। अब जैसे ब्राजील देश के दक्षिण में कौन से देश हैं, ब्राजील देश के दक्षिण में आप दिखा सकते हो, यहाँ पर दक्षिण दिशा, बिल्कुल दक्षिण दिशा आप देखोगे तो इस तरफ नीचे की तरफ आता है, दक्षिण दिशा उत्तर पर है, दक्षिण दिशा नीचे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण में एक अर्जेंटीना और उरुग्वे है। इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये भारत का प्राकृतिक मानचित्र है, आपको दिखाई दे रहा है ये भारत का प्राकृतिक मानचित्र। कभी कभी पूछा जा सकता है ये मानचित्र कौन सा है, तो ये भारत का प्राकृतिक मानचित्र है। प्राकृतिक मतलब यहाँ पर पठार, पर्वत, नदियां, इन सबको दर्शाया जाता है, मैदान, ये सब सारी चीजों को दर्शाया जाता है। तो आप देखेंगे जैसे कि हम प्राकृतिक विभाग जब आपको पाठ पढ़ाया जा रहा था तभी आपने देखा था भारत का जो प्राकृतिक विभाग है वो 5 भागों में विभाजित है। पहला भाग हिमालय, यहाँ पर उत्तरी हिमालय, और देखिए ये पूर्व में हिमालय है। इसके बाद उत्तर भारतीय मैदान जो आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर भारत का मैदान। इसके अलावा आप देखेंगे तीसरा है प्रायद्वीप, और ये जो पीले में दिखाया गया है ये पीले में वो प्रायद्वीप है। इसके बाद आप देखोगे तटीय क्षेत्र, ये देखिए ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र, ये हरे रंग का जो दिखाया गया समुद्र से तट का इलाका, समुद्र के इलाके स्थान से नजदीकी जो इलाका होता है उसे क्या कहते हैं, तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये तटीय क्षेत्र हैं, इन तटीय क्षेत्रों को बताया गया। और 5वां है हमारा द्वीप समूह, यहाँ पर आप देखोगे द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर लक्षद्वीप आप देखोगे ये द्वीपों को भी दर्शाया गया। तो 5 समूह में बांटा गया है। तो इनके प्रश्नों के अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें भी आपको दिशा बिल्कुल ध्यान रखना है। कोई दिशा नहीं है तो ऊपर वाली जब उत्तर दिशा होती है तो हम नीचे वाली बिल्कुल बता सकते हैं कि दक्षिण है, और इस तरफ वाली पूर्व है, और फिर पश्चिम है। तो ये ध्यान आपको बिल्कुल देना है, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए आपको। अब इसमें सूची रेखा में आप देखोगे तो आप ऊंचाई का पैमाना दिया गया है, यहाँ पर 8000, 6000, इस तरह से रंगों के माध्यम से, रंग छटाओं के माध्यम से दिखाया गया है। लाल रंग में 6000, आप देखोगे थोड़े से गुलाबी रंगों में दिखाया गया 4500 मीटर ऊंचा है समुद्र तट से। इसके बाद आप थोड़ा सा ऑरेंजिस में आ जाएंगे 3000, थोड़ा और हल्के में तो 1500, इस तरह से 1000। इसके बाद हम देखेंगे तो येलोइश में थोड़ा 600, फिर 200, इस तरह से 150, और इसके बाद 0 समुद्र सतह का 0 मीटर ऊंचाई का पैमाना। तो ऊंचाई आपको देखनी है किन रंगों से दर्शाया गया है। तो प्रश्न भी वैसे ही पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रश्न पूछे जैसे भारत में 600 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है। आप देखेंगे 600 मीटर कौन से रंग में दर्शाया गया, आप देखेंगे लाल रंगों में, देखो थोड़े से ऑरेंजेस हैं। तो 600 मीटर आप देखोगे ये जो लाल रंग है इस तरफ दिखाया गया है और इस दिशा में दिखाया गया है। तो जो 600 मीटर है तो ये कौन सा है,
अधिक ऊंचा भाग 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग अब किस दिशा में दिखाई दे रहा है? अब 6000 मीटर मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर लाल रंगों में दिखाई दे रहा है 6000 मीटर। देखिए 6000 मीटर से ऊंचा भाग कौन सा है? ये भाग। तो ये भाग कौन सा है? अभी हमने बताया आपको दिशा से, ये भाग उत्तर दिशा है। ये देखिए ऊपर वाला भाग उत्तर दिशा होता है। और ये भी थोड़ा सा ये भी लाल रंगों में थोड़ा सा दिखाया गया है। तो ये भी भाग भी 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग है। तो ये कौन सा दिशा है? आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पूर्व दिशा है। तो उत्तर और पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर दिशा, पूर्वोत्तर दिशा में ये 6000। तो भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग उत्तर और पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। तो इस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी ढूंढनी है। देखो ये प्रायद्वीप है, जो ये येलो रंगों में दिखाया गया है, येलो में, तो ये प्रायद्वीप है। इसके दक्षिण में बहने वाली नदी कौन सी है? अब देखेंगे तो दक्षिण में बहने वाली नदियां, अब इसमें से एक नदी का नाम हमें लिखना है। तो ये दिख रही है आपको पैनगंगा। पैनगंगा दक्षिण में बहने वाली नदी है। तो इस तरह से हमें बता देना है कि ये दक्षिण दिशा में बहने वाली नदी पैनगंगा है। और ये किस नदी का की घाटी का भाग है? तो ये आप देखोगे तो ये नीचे जाएगी तो गोदावरी से ही मिलती है। तो गोदावरी नदी के घाटी का भाग है पैनगंगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं देखकर। प्रश्न तीसरा जिस तरह से देखिए, अरावली पर्वत में छोटा, अरावली पर्वत से, अब देखिए अरावली पर्वत कहाँ पर है, हम ढूंढेंगे अरावली पर्वत। आप देखेंगे अरावली पर्वत, देखिए ये लिखा हुआ है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत देखिए, अब देखेंगे, हाँ, अरावली पर्वत से लेकर छोटा नागपुर। अब देखिए यहाँ पर अरावली पर्वत देखिए बिल्कुल यहाँ पर है, ये रहा अरावली पर्वत। और यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटा नागपुर है, यहाँ पर ही छोटा नागपुर है। अगर इसको जूम करती तो आपको नजर आएगा। देखिए अरावली पर्वत और यहाँ पर ही छोटा नागपुर है। ये थोड़ा सा रंग दिखाई नहीं दे रहा है रंगों की वजह से। तो इनके बीच में पड़ने वाले पठारों की सूची बनानी है। तो हम इनके बीच में पड़ने वाले पठारों की सूची बनाएंगे, मतलब इनके बीच में कौन कौन से पठार आ रहे हैं उनको आपको बताना है। तो हम दोनों के बीच में कौन कौन से पठार आ रहे हैं देखेंगे। अभी अरावली पर्वत के बीच में मेवाड़ का पठार आपको नजर आएगा। देखो ये रहा मेवाड़ का पठार है, मेवाड़ का पठार। दूसरा मालवा का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार और चौथा बाघेल खंड का पठार। देखिए बाघेल खंड का पठार ये आपको यहाँ पर आप देखेंगे मानचित्र में तो आपको नजर आएगा और बिल्कुल उसे आसानी से देखकर इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अब ब्रह्मपुत्र, अब देखिए चौथा प्रश्न, ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेशों के हम लोगों के मैदानी प्रदेश की सीमा किन पर्वतीय भागों से रेखांकित है? अभी ब्रह्मपुत्र अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेशों की सीमा, आप देखोगे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है? बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगी ब्रह्मपुत्र नदी, ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये इन निचले मैदानी प्रदेश की सीमा के किन पर्वतीय भागों में, आप ब्रह्मपुत्र देखेंगे किन पर्वतीय भागों से रेखांकित है। अब ये कौन से पर्वतीय भागों से रेखांकित है? अब ये हिमालय के, लेकिन कौन सा हिमालय है? ये पूर्वी हिमालय के पर्वतीय भागों से रेखांकित है। ये पूर्वी हिमालय है, उसके पर्वतीय भागों से ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेश, ब्रह्मपुत्र के मैदानी प्रदेश जो होंगे, निचला मैदानी प्रदेश, वो इन पर्वतीय भागों से जुड़े होंगे, उनसे साथ में जुड़े होंगे। अब देखिए तीसरा पांचवा प्रश्न देखिए, नीलगिरी पर्वत। अब नीलगिरी पर्वत कहाँ पर आया आपको ढूंढना पड़ेगा मानचित्र में। ढूंढेंगे तो आपको सारे प्रश्न बिल्कुल मिल जाएंगे। नीलगिरी पर्वत ये दिखाई दे रहा है आपको, नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत का सापेक्ष स्थान बताना है। अब सापेक्ष स्थान आप देखेंगे तो ये कोशिश करके ये कर्नाटक राज्य में आता है, नीलगिरी पर्वत है।
आप देखेंगे तो ये भाग है जो है ये है पश्चिमी तटीय क्षेत्र, और ये पश्चिमी घाटी है और पूर्वी घाटी है। जो पश्चिमी घाटी है और पूर्वी घाटी में ये नीलगिरी पर्वत का वलीकरण आपको नजर आएगा। मतलब पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी के सापेक्ष स्थान पर ये नीलगिरी पर्वत आपको नजर आएगा। इस तरह से प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं और पूरे अंक भी मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट देखिए, ये ब्राजील का प्राकृतिक मानचित्र है। इनमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल, पहले तो आप देखिए मानचित्र किस चीज का है। अब इसमें ब्राजील के प्राकृतिक मानचित्र में तो आप राज्यों के नाम अधिकतर नहीं देख पाएंगे। आपको प्राकृतिक मतलब नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम और इस तरह से उच्च भूमि इस तरह से दर्शाया जाता है। आप सूची देखेंगे तो रंगों के माध्यम से आप देखेंगे ऊंचाई मीटर में 1000, 500, आप रंग अलग देखेंगे, अलग अलग रंगों से माध्यम से दिखाया गया। हरे रंग में 0 मीटर है, उसके बाद माइनस में चला गया, मतलब ये समुद्री इलाका। इसके बाद आप देखोगे 200, फिर 500, उस तरह से 1000, इस तरह से रंग आप देखेंगे बदलते जाते हैं। इस तरह से ब्राजील के मानचित्र में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जैसे अमेजन नदी है, अमेजन नदी की घाटी की ऊंचाई किस श्रेणी के में आती है? अब अमेजन नदी आपको ये नजर आ रहा है, अमेजन नदी की घाटी की ऊंचाई किस श्रेणी में आती है? तो श्रेणी बतानी है। तो श्रेणी मतलब या तो सबसे कम और सबसे अधिक, सबसे कम और अधिक के बीच में का नंबर हमें बताना होगा, कौन सी श्रेणी में आती है। तो ऊंचाई मीटर में है। अब देखेंगे यहाँ पर हरा रंग है और हरे रंग को आप दिखाया गया है 0 मीटर से, और थोड़ा हल्का हरा भी दिखाया गया है 200। तो यहाँ पर हरा रंग भी है, हल्का हरा रंग भी है। तो यहाँ पर हम 0 से 200 मीटर की श्रेणी में आती है। पहले न्यूनतम मतलब सबसे कम वाला अंक लेना है और उस अधिकतम मतलब 200 से उनके बीच की श्रेणी में आता है। तो न्यूनतम और अधिकतम हम 2 बताएंगे इसमें, और इस तरह से प्रश्न दूसरा जैसे पूछा जा सकता है, अमेजन की घाटी किन 2 उच्च भूमि के दरमियान है? तो अमेजन नदी का मैदान आपको ये नजर आ रहा है, यहीं पर अमेजन की घाटी भी है। तो ये कौन से 2 भूमि के दरमियान आती है? 2 उच्च भूमि। तो उच्च भूमि आप देखेंगे लिखा भी गया है मानचित्र में, एक उच्च भूमि ये रही और एक उच्च भूमि ये रही। तो हम लिख सकते हैं अमेजन की घाटी एक गुएना उच्च भूमि और ब्राजील की उच्च भूमि, ये गुएना उच्च भूमि और ब्राजील की उच्च भूमि के दरमियान स्थित है। तो इस तरह से हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई वाले प्रदेश का हमें निरीक्षण करना है और पीले रंगों में दिखाई गई इस भूमि के विस्तार का वर्णन की दिशाओं के संदर्भ में करना है। अब 500 से 1000 मीटर आप देखोगे, 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई, पीले रंग कौन से ऊंचाई वाले जो है वो कौन से रंग से दिखाए गए हैं? 500 से 1000 आप देखोगे 500 से 1000 पीले रंगों में दर्शाया गया है। 500 से 1000 कौन से रंगों में दर्शाया गया है? पीले रंगों में दर्शाया गया है। तो और ये विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? आप देखोगे ये दिशा, फिर से दिशा की बात आ जाती है इसमें। तो दिशा आप देखोगे तो ये उत्तर दिशा है, नीचे वाली दक्षिण, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम। तो आप देखेंगे कि ये जो भाग है ये कौन सी दिशा है? ये दक्षिण, और दक्षिण भाग में है, थोड़ा सा पश्चिम भाग में भी है, और उत्तर पूर्व भाग में भी आपको उत्तर पूर्व की नहीं, दक्षिण पश्चिम भाग में आपको ये नजर आएगा। 500 से 1000 मीटर वाली ऊंचाई वाले आप इन प्रदेशों का कौन सा स्थान है? दक्षिण पश्चिमी भाग में आपको ये नजर आएंगे, दक्षिण पश्चिमी भाग में आपको नजर आएंगे। और क्या पूछा जा सकता है इसमें? जैसे अमेजन नदी की घाटी के अतिरिक्त 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले प्रदेश कहाँ हैं? अमेजन नदी की घाटी के अतिरिक्त और 200 मीटर कहाँ पर आ रहा है? अब देखोगे अमेजन नदी तो ये पूरा ही अमेजन की नदी की घाटी के छोड़कर हमें बताना है। तो यहाँ पर भी हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें से हम बता सकते हैं, एक आप बता सकते हो पराना, और दूसरा आप बता सकते हो उरुग्वे। तो पराना और उरुग्वे जो नदी है उनके आसपास भी आप देखोगे 200 मीटर की ऊंचाई है, क्योंकि वो भी हरे रंगों में ही दर्शाया गया है। और इनको आप
बता सकते हो इन प्रश्नों को मानचित्र देखकर। और क्या पूछा जा सकता है, जैसे ये ब्राजील का वार्षिक औसत वर्षा एवं तापमान का मानचित्र है। और इसमें जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अरावली पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है। अब देखेंगे तो नहीं, इसमें नहीं है। ब्राजील का प्रश्न में कैसे पूछा जा सकता है, ये वाला जो है प्रश्न, इसमें ब्राजील के किस भाग में, ये वर्षा है, किस भाग में अधिक वर्षा होती है। तो अभी कौन से भाग में अधिक वर्षा हो रही है, आप देखेंगे वर्षा, देखिए सूची में हमें दर्शाई गई है नीले रंगों में, जैसे थोड़ा हल्का नीला है, फिर हम नीचे नीचे जाते हैं तो डार्क ब्लू कलर में आपको बदलते हुए दिखाई देती है। जैसे जैसे गाढ़ा होते जाता है वैसे वैसे वर्षा का औसत वर्षा बढ़ती जाती है और मिलीमीटर में बढ़ रही है। देखिए 3000 सबसे गाढ़े में दिखाया गया है। तो ब्राजील के किस भाग में अधिक वर्षा होती है, तो अभी ब्राजील, ये जो दिखाई दे रहा है ये नक्शा ब्राजील का है, इसके किस भाग में वर्षा बहुत अधिक होती है। आप देखेंगे ब्राजील में, हम देखे हैं, पढ़ भी चुके हैं, अमेजन नदी के आसपास बहुत अधिक वर्षा होती है। तो अभी इसमें ये राजनीतिक मानचित्र है नहीं, इस वजह से आपको इसमें नाम नहीं मिलेंगे, अलग अलग नाम जो भी हैं, तो आपको यहाँ पर नाम पता लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर अंदाजा लगाना पड़ेगा इस जगह पे वर्षा अधिक होती है। अब नीला सबसे ज्यादा दिया गया है तो 3000 में, और अमेजन के जंगलों के कारण, अमेजन नदी के जो मैदान है उसमें बहुत अधिक वर्षा होती है। इसका कारण यही है कि अमेजन नदी के आसपास अमेजन के जंगल है, इस कारण यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। अब ब्राजील में किन दिशाओं से हवाएं आती है। अब किन दिशाओं से हवाएं आती है, दिशा दिशा बिल्कुल ध्यान देना है। ये भाग उत्तर दिशा है तो उत्तर दिशा, अब इसके नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा हो जाएगा, तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो अब देखो हवाएं दिखाई भी दे रही है, रेखा हवाओं का रेखा से दिखाया गया है, तीर के निशान से आप देख रहे हैं कि दिखाया गया है। तो ये उत्तर, और ये थोड़ा सा उत्तर से भी हवाएं आ रही हैं और पूर्व से भी हवाएं आ रही हैं। तो ब्राजील में उत्तर पूर्व की हवाएं चलती हैं, और आप देखोगे ये दक्षिण, ये भाग जो है दक्षिण है, दक्षिण और पूर्व, मतलब उत्तर पूर्व की भी हवाएं आती हैं और दक्षिण पूर्व दिशाओं से हवाएं आती हैं, मतलब उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशाओं से हवाएं आती है। इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ब्राजील के किस भाग में औसत तापमान कम है। आप देखेंगे तापमान, अब तापमान आप देखोगे एक रेखा से दिखाया गया है। अब सबसे कम तापमान 18 से ही शुरू हो रहा है। अब 18 कहाँ लिखा गया है, आप देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 18 यहाँ पर भी लिखा गया, यहाँ पर भी लिखा गया। तो 18 यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये पेराग्वे और पराना का मैदानी क्षेत्र, अभी हमने देखा था पेराग्वे और पराना का ये मैदानी क्षेत्र है। पेराग्वे पराना के मैदान में औसत तापमान सबसे कम है। और ब्राजील के जब मानचित्र में वितरण दर्शाने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया गया, ये ब्राजील के मानचित्र है, इसको वितरण दर्शाने के लिए कौन सी मानचित्र की कौन सी पद्धति का उपयोग किया गया। तो ये मानचित्र को दर्शाने के लिए, यहाँ आप देखोगे औसत वर्षा को दर्शाने के लिए आप देखोगे रंगों का माध्यम का यूज किया गया है। तो रंगों को रंग छटाएं हम कौन सी पद्धति में, क्षेत्र घन पद्धति किया जाता है। तो ये कौन सा मानचित्र है, क्षेत्र घन पद्धति का उपयोग किया गया है वर्षा को दिखाने के लिए। और तापमान को दिखाएंगे तो एक रेखा से दिखाया गया है। आप देखोगे ये तापमान को रेखाओं से दर्शाया गया है। तो ये रेखा हम किसमें यूज करते हैं, समघन पद्धति। तो यहाँ पर दो पद्धतियों का उपयोग किया गया है। तापमान दर्शाने के लिए समघन पद्धति का उपयोग किया गया है जो रेखा दिखाई दे रही है, और औसत वर्षा दर्शाने के लिए क्षेत्र घन, आप रंगों के माध्यम से, रंग छटाओं के माध्यम से क्षेत्रघन पद्धति का उपयोग किया गया है। तो ये आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है, थोड़ा 9वीं कक्षा का भी याद कीजिए, तो उन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भारत का वार्षिक औसत वर्षा एवं तापमान का मानचित्र है ये। अब इसमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे 4000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाला प्रदेश कौन सा है। अब 4000 मिलीमीटर, अब देखेंगे रंगों के माध्यम से सूची में आप देखेंगे दर्शाया गया है। जैसे जैसे रंग और भी डार्क हुए जा रहे हैं वैसे वैसे वर्षा का मिलीमीटर में बढ़ रही है वर्षा,
यहाँ पर बढ़ रही है, तो देखो 500, फिर 1000, फिर 2000, फिर 3000 और फिर 4000, मतलब सबसे गाढ़े नीले रंगों में दिखाया गया है, सबसे डार्क ब्लू कलर में दिखाया गया है, देखो आपको। तो यहाँ पर ये सबसे अधिक वर्षा हो रही है। तो ये औसत आपको देखो बढ़ता हुआ नजर आएगा धीरे धीरे। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर नीला रंग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नीला, बहुत डार्क नीला कलर दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये बताना है आपको प्रश्न के उत्तर में। तो कौन सा क्षेत्र है, तो ये जो है पश्चिम तटीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, पश्चिम तटीय क्षेत्र। लेकिन इधर पश्चिम तटीय क्षेत्र का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा हो रही है। और भारत के, और यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, मौसम यहाँ दिख रहा है, मौसम राम में देखिए, मौसम राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये भी गाढ़े नीले रंगों में दिखाया गया है। ये कौन सा इलाका है, ये उत्तर पूर्वी इलाका है। उत्तर पूर्वी भाग में 4000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है। एक पश्चिम तटीय प्रदेश का दक्षिणी भाग और उत्तर पूर्वी भाग भी लिया गया, पूर्व का भी भाग लिया गया, तो उत्तर पूर्वी भाग कहते हैं। न्यूनतम, नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम और अधिकतम तापमान वाले प्रदेश कौन से हैं। सबसे कम और सबसे अधिक तापमान वाला प्रदेश कौन सा है। आप देखोगे सबसे कम तापमान, अब नजर आएगा सबसे कम तापमान, आप देखेंगे सबसे कम तापमान तो कश्मीर का ही है। जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर जो है सबसे कम तापमान है। और सबसे अधिक तापमान आपको पता ही होगा, सबसे अधिक तापमान राजस्थान का है। आप भारत के नक्शे में याद रखिए, राजस्थान जो है वहां पर खार, जो थर का रेगिस्तान है, राजस्थान में थर का रेगिस्तान है, वहां पर सबसे अधिक तापमान है। और प्रायद्वीप क्षेत्र का भी थोड़ा तापमान अधिक हो जाता है। और हिमालय के जो पर्वतीय हैं क्षेत्र, वहां पर न्यूनतम तापमान, मतलब सबसे कम तापमान का प्रदेश है। अब हमें बताना है, और प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, हवाओं की दिशा बतानी है और हवाओं का नाम बताना है। जैसे हवाओं की दिशा में आप देख सकते हैं, ये जो दिशा हवाएं चल रही हैं, आप देखोगे ये दक्षिण और ये पश्चिम, मतलब ये भाग जो है दक्षिण है, ये भाग है पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। दक्षिण पश्चिमी से कहाँ जा रही है, वो उत्तर पूर्व की तरफ, इस तरफ बढ़ती हैं, उत्तर पूर्व की तरफ। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्व, और इन हवाओं का नाम भी है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं, क्योंकि यही वर्षा करती हैं, यही आती हैं हमारे देश में वर्षा करती हैं। भारत में वृष्टि हेतु कौन सी हवाएं उत्तरदायी है, वृष्टि मतलब वर्षा हेतु कौन सी, यही हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं, ये हवाएं उत्तरदायी है। भारत के उत्तर भाग में किस प्रकार की जलवायु है, जलवायु किस प्रकार की है, जो उत्तर भाग की जलवायु कैसी है, उत्तर भाग की जलवायु ये समशीतोष्ण है। जब आपको पाठ पढ़ाया गया था तभी भी बताया गया था। नेक्स्ट देखिए, ये भारत के प्रमुख वन के प्रकार हैं। आप देखेंगे इसमें कैसे, इसमें भी सूची इस तरह से दी गई है। जो हरा रंग दिखा रहा है वो संबोधित करता है सदाबहार वन को, थोड़ा सा हल्का हरा रंग पर्णपाती वन को संबोधित करता है, थोड़ा सा ग्रे कलर आप देखेंगे, भूरा कलर कटीले वन, और लाइट में देखेंगे हिमालय के वन, और नीले रंग में समुद्र तट के वन, नीले रंग में समुद्र के जो तटीय वन है वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे हिमाच्छादित प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं। अब देखिए हिमाच्छादित प्रदेशों में, अभी हिम तो हमारे जम्मू और कश्मीर और हिमालय की तरफ ही आपको मिलेंगे। तो इसमें कौन से वन पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे ये रंग के माध्यम से हम जाएंगे तो देखेंगे हिमालय के वन, आप देखेंगे ये, आप देखेंगे ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, तो कौन से वन है यहाँ पर, हिमालय के वन पाए जाते हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा हरा रंग भी दिखाई दे रहा है, तो सदाबहार वन भी पाए जाएंगे। और थोड़ा सा ग्रे रंग भी दिखाया गया है, तो ग्रे में आप देखोगे ये कलर है, तो कटीले वन भी, मतलब हिमालय के वन, सदाबहार वन और कटीले वन, तीनों वन पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियों वाले जो वन है वो भी पाया जाता है। प्रश्न दूसरा, प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियां किस तटीय प्रदेश में पाई जाती हैं। जो तटीय वनस्पतियां आप देखोगे तो किसमें दिखाया गया, कौन से रंग में, नीले रंग में दिखाया गया। तो नीला रंग आप देखोगे, तटीय प्रदेश यही है, तटीय इलाका यही है। तो इस तरह आप नीला रंग तो देख ही नहीं रहे हैं, इसी तरफ हम नीला रंग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर नीला रंग आपको नजर आएगा। तो ये कौन सा
इलाका है, कौन सा किस तटीय प्रदेश में पाया जाता है? तो हमें फिर से दिशा बतानी है, कौन सी दिशा? ये दिशा है हमारी पूर्वीय। कौन सी दिशा है? आप देखोगे तो ये उत्तर दिशा है, इसके बिल्कुल नीचे की दक्षिण, अब यहाँ पर पूर्व और ये पश्चिम। तो ये कौन सा इलाका है? पूर्वी इलाका है। तो यहाँ पर ये पूर्व में आपको ये तटीय समुद्र तट के तटीय वन आपको नजर आएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ब्राजील के वन और वन्य जीव, ये मानचित्र इन्हें दर्शाता है। अब ब्राजील के किस भाग में आपको कॉन्डोर पाया जाता है? अब कॉन्डोर देखिए, अभी यहाँ पर नाम तो लिखा नहीं गया है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये सब जो एनिमल्स हैं, ये जो पशु पक्षी हैं, इनका नाम पता होना चाहिए। जैसे भी कॉन्डोर पक्षी ये है, ये तो ये ब्राजील के कौन से भाग में है कॉन्डोर? तो ये आपको दिशा अभी हमने बताई है, ये कौन सी दिशा है, और यहाँ पर भी दिशा दिखाई गई, उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। या हम बता सकते हैं हरे रंग में, ये देखिए हरे रंग दिखाई दे रहा है, तो हरा रंग में विषुवत रेखीय वन में ये पाया जाता है कॉन्डोर पक्षी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एनाकोंडा किस प्रदेश में पाया जाता है? देखिए एनाकोंडा ये है, आपको एनाकोंडा आपको दिखाई दे रहा है सांप की तरह एनाकोंडा, और ये दिखाई दे रहा है, पहले जगह का नाम भी दिखाई दे रहा है, क्या नाम है? पेंटानल में। एनाकोंडा हम कहाँ पाया जा रहा है? पेंटानल प्रदेश में पाया जा रहा है। सिंह सम सुनहरा तामरिन किस प्रदेश में पाया जाता है? तो सिंह सम सुनहरा तामरीन आप कैसे दिखाई देता है? ये रहा सिंह सम सुनहरा तामरीन, ये कौन से प्रदेश में पाया जा रहा है? ये फिर से आप देखोगे हरे रंग में दर्शाया गया है, तो विषुवत रेखीय वन में ये पाया जाता है। मकाऊ प्रजाति, अब देखिए मकाऊ प्रजाति क्या है? ये मकाऊ, ये तोता है मकाऊ प्रजाति का। ये कौन से भाग में कि कहाँ पाया जाता है? तो फिर से हम दिशा ही बता देंगे, ये पूर्वी भाग में पाया जाता है। या तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, या थोड़ा सा हल्का हरे रंग में है तो आप ये भी बता सकते हैं कि उष्ण घास वाले प्रदेशों में पाया जाता है। देखिए उष्ण घास वाला प्रदेश ये दिखाया गया है, तो उष्ण घास वाले प्रदेशों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये भारत की जनसंख्या का मानचित्र जो घनत्वों में दर्शाया गया है। और अब देखिए कौन से प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है? आप देखोगे गाढ़े रंग में दिखाया गया है 500 से अधिक। कौन से जगह पर आप देखोगे ये जनसंख्या घनत्व अधिक है? एक तो उत्तर प्रदेश में आपको नजर आ रहा है, और बिहार। तो बिहार राज्यों में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र, अब देखोगे सबसे हल्के रंग में 100 से ही कम दिखाया गया, तो ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। सबसे पहले आएगा मिजोरम, आप देखोगे मिजोरम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, ये सबसे कम जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। महाराष्ट्र की जनसंख्या घनत्व कितना है? आप देखेंगे, इसको भी रंगों से माध्यम से हम जाएंगे। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की जनसंख्या का घनत्व आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा। हम सूची में आएंगे, सूची में आपको आसानी से नजर आ जाएगा जनसंख्या घनत्व कितना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हल्के ऑरेंज कलर में दिया गया है, तो ये रहा 251 से 500 से अधिक में नहीं आ रहा है, 251 से 500। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो है हम दिखा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के जनसंख्या घनत्व कितना है? अब पश्चिम बंगाल आप देखोगे यहाँ पर है, इसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ये भी 500 से अधिक वाले जनसंख्या के घनत्व के अधिक क्षेत्रों में अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। 500 से प्रति वर्ग किलोमीटर से ये अधिक है, तो ये हम दर्शा सकते हैं। मणिपुर राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है? अब मणिपुर राज्य हम ढूंढेंगे, कहाँ पर आया मणिपुर राज्य? मणिपुर राज्य का अभी हमें देखिए, मणिपुर यहाँ पर आया। अब इनका जनसंख्या घनत्व कितना है? अब थोड़े से हल्के ऑरेंजिस कलर में है, आप देखोगे तो इनका कहाँ पर है? अब सेकंड नंबर की सूची में
एक कितना है 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका जनसंख्या का घनत्व है। अब नेक्स्ट देखिए, ये ब्राजील की जनसंख्या का घनत्व का मानचित्र है। इस तरह से ब्राजील के, अभी प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ब्राजील के किस भाग में, ब्राजील के किस भाग में जनसंख्या अत्यंत कम है। अब देखेंगे तो किस भाग में, ब्राजील के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व कम है, सबसे कम है। हेलो हेलो मैडम, इंदु मैडम। हाँ बोलिए। हाँ सर। 4 मिनट ही बाकी है। हाँ ओके सर। 4 ओके। अब देखेंगे ब्राजील के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है, तो कौन से भाग में सबसे कम है, तो आप देखेंगे सबसे हल्के रंग में आप देखोगे और येलो कलर में दिखाया गया 50 से भी कम है। तो ये कौन सा भाग है, कौन सा इलाका है, आप देखोगे उत्तरी इलाका है। कौन सी दिशा बतानी है, ये उत्तर भाग में अमेजन घाटी में जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। इसी तरह से हम पूछा जा सकता है अमापा राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है, अमापा। अब देखिए अमापा ढूंढेंगे हम, अमापा कहाँ है, अमापा ये रहा। तो इसकी जनसंख्या घनत्व कितना है अब दिखाएंगे। देखिए ये भी आप देखेंगे हल्के से येलोइश कलर में है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 50 से कम है। अमापा का जनसंख्या घनत्व 50 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आपको दिखाना है, वर्ग किलोमीटर से कम है। इसी तरह से नेक्स्ट हम पर्यटन और परिवहन, ये ब्राजील के प्रमुख यातायात से जो मार्ग है आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप देखोगे अभी देखिए प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, मैनोस बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। अब मैनोस बंदरगाह कौन से नदी पर, मैनोस बंदरगाह, देखिए अभी यहाँ पर मैनोस बंदरगाह दिया गया है। अब ये कौन सी नदी पर स्थित है, अभी ये जो नदी है आप जो देख रहे हैं ये अमेजन नदी है, तो कौन सी नदी पे स्थित है, अमेजन नदी पर स्थित है। इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय महामार्ग है और उसके प्रमुख बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं। जैसे आपको यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, पूर्वी तट के, यहाँ पर पूर्वी तट कहाँ पर आ गया, पूर्वी तट का ये रहा, उनके महत्वपूर्ण बंदरगाहों के नाम लिखना है। तो हम बंदरगाह देखेंगे कौन कौन से हैं। देखिए बंदरगाह आपको विशाखापट्टनम, हम सूची में देखेंगे बंदरगाह किस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, एक एरो की तरह और एक पॉइंट की तरह। तो विशाखापट्टनम, चेन्नई और कोलकाता, इस तरह से आप उनके प्रमुख बंदरगाह है, इस तरह से नाम आप दे सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये मानचित्र वाचन जो प्रश्न है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाथ उठाओ किसी को पूछना है तो। साइस्ता खान पूछो, माइक चालू करो। मिस, हाँ बोलिए। मिस आपने जो पहला मानचित्र दिखाया था उसमें हाँ। आपने क्वेश्चन पूछे थे कि भारत की भूमि से कौन सा प्रदेश को टच में है, ये 5 प्रदेश का नाम बताया था, लेकिन ये बांग्लादेश भी है ना एक? हाँ बांग्ला नहीं, एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, भूमि से सटा हुआ है बेटा, लेकिन बांग्लादेश भूमि से सटा हुआ नहीं है ना। ये आप देखोगे बंगाल की खाड़ी में भी दिख रहा है ना, तो बंगाल की खाड़ी भी उसके पास नजर आ रही है। तो खाली भूमि से सटा हुआ हमें बताना है देशों के नाम। तो अगर हम देख सकते थे तो हमें भूमि से सटा हुआ, हमें देखिए श्रीलंका भी नहीं है, तो श्रीलंका का नाम नहीं लिया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी आ रही है, इस वजह से इसका नाम हमने नहीं लिया। भूमि से सटा हुआ मतलब साथ में भूमि का इलाका होना चाहिए, समुद्र का इलाका नहीं लेना है। समझ में आया? हाँ ठीक, थैंक यू मिस। अंकिता सोनी। अरे करो। हेलो सर। हाँ मैडम आप बोलिए। हाँ इसका पीडीएफ भेज दोगे मिस?
बेटा ये आपकी सारी किताब का ही मानचित्र है, सारी किताब के मानचित्र को ही मैंने लिया है, बाहर से नहीं लिया। तो आप किताब में भी देख सकते हो, पीडीएफ तो भेजा ही जाएगा आपके ग्रुप में। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ओके मैडम, फिनिश करते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर।